हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू एडू सर्च अगेन। आज का हमारा पहला टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस का, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का। तो वो है इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। इन चारों देशों के जो लीडर्स हैं उनकी फर्स्ट ऐसी कोई लीडर समिट हुई है, तो इसी को लेकर ये चर्चा में है। तो इसमें क्या क्या हाईलाइट रही हैं, किन मुद्दों पर बात हुई है, किन पर सहयोग के लिए एक दूसरे के लिए आगे आए हैं देश। तो पहला है फूड सिक्योरिटी। तो जो यूएई है यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, तो उसने ये बोला है कि इंडिया में वो $2 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। किस चीज़ के लिए? इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स बनाने के लिए। फूड पार्क्स का मतलब होता है कि ऐसा पार्क जहाँ पर फूड प्रोसेसिंग होता है। जैसे मान लो कि ये कोई खेत है यानी कि फील्ड है, यहाँ पर पोटैटो उगाया जा रहा है, तो फूड पार्क यहाँ पर आपका लगा दिया। फूड पार्क लगाने के बाद क्या होगा कि ये पोटैटोस यहाँ पे सीधा आएगा, यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने भी अपनी इंडस्ट्री लगा रखी है वो इसको लाएंगे। और मान लो कि वो इंडस्ट्री किसकी है? चिप्स बनाने की है। तो फूड पार्क में उस पोटैटो को क्या किया जाएगा? उसको प्रोसेस किया जाएगा और उससे चिप्स बनेगी, और भी जो पोटैटो आइटम्स बन सकते हैं वो सारे यहाँ पर बनाए जाएंगे और उनको इंडिया के मार्केट में लाया जाएगा। यानी कि जो खेत है, खेत से जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है यानी कि प्रोसेसिंग हो रहा है, और प्रोसेसिंग के बाद जो मार्केट है, ये तीनों बहुत अच्छे तरीके से लिंक्ड होते हैं। तो ऐसे पार्क्स को फूड पार्क की कैटेगरी में रखा जाता है। तो यहाँ पर यूएई ने यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बोला है कि इन इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स को वो डेवलप करेगा। और इसके अलावा दूसरी बात बोली है कि जो फ्रेश वाटर होता है, जो वेस्टेज हो रहा है फ्रेश वाटर का, तो फ्रेश वाटर वेस्ट ना हो, इसलिए भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा और डिप्लॉय किया जाएगा। उसके बाद सेकंड बता रखा है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन गुजरात। कहाँ पर लगाया जाएगा? गुजरात में लगाया जाएगा एक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। 300 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट होगा। इसमें विंड एनर्जी और सोलर कैपेसिटी दोनों पर फोकस किया जाएगा। अब ये अगर ऐसा होता है तो जो भारत का लक्ष्य है इंडिया का 2030 तक 500 गीगावाट का जो नॉन फॉसिल फ्यूल होता है, यानी कि पेट्रोल डीजल के अलावा जो रिन्यूएबल फ्यूल होता है, उसके माध्यम से 2030 तक 500 गीगावाट का जो लक्ष्य है उसको अचीव करने में इंडिया को मदद मिलेगी। बात है एम फॉर क्लाइमेट। एम का यहाँ पर मतलब है एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन। यहाँ पर इन लीडर्स ने इंडिया के इस इंटरेस्ट को कि वो इस एम को ज्वाइन करेगा, इसका स्वागत किया है। उन्होंने बोला अगर इंडिया ये ज्वाइन करता है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया क्या है, अभी भी एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर अगर सभी मिलके इनोवेशन को बढ़ावा देंगे, जब इनोवेशन को बढ़ावा देंगे तो होगा क्या कि इससे जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं कम होगा। यानी कि जो हमारे यहाँ क्या होता है, स्टबल बर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है। स्टबल बर्निंग के अलावा बहुत सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो पॉल्यूशन को बढ़ावा देती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कम करने की इसमें बात की जाएगी। तो जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य है कि भाई प्री इंडस्ट्रियल लेवल से अभी तक आपको मालूम होगा जो हमारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसमें ये टारगेट रखा गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इस टारगेट को भी अचीव करने में कहीं ना कहीं मदद मिली। I2U2 के बारे में बता रखा है। ये है क्या? ये सबसे पहले इसको कहाँ पर मेंशन किया गया था, यानी कि इसकी बात सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो वो था अब्राहम एकॉर्ड्स, यानी कि इजराइल और यूएई के बीच में जो अब्राहम एकॉर्ड्स हुए थे वहाँ पर इसकी बात की गई थी। तो अब्राहम एकॉर्ड तो आपको पता होगा, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एक ये पीस एग्रीमेंट है जो इजराइल हैं और इजराइल के अलावा जो भी अलग अरब कंट्रीज़ हैं, तो उनके बीच में किस तरीके से कॉपरेशन को, पीस को बढ़ावा दिया जा सके और इनके बीच में डील्स हों, ट्रेड डील्स हों, और भी जो हो सकता है सहयोग, वो बढ़ावा उसको दिया जा सके। तो 2020 में ये यूएसए ने इसका मीडिएशन किया था और इसमें यूएई था, बहरीन था और इजराइल था। इनके बीच में सबसे पहला समझौता हुआ था। वो तीनों धर्मों से संबंधित है, चाहे वो आपका जुडाइज्म है या क्रिश्चियनिटी है या इस्लाम है, तीनों से संबंधित है। सो इट्स अ सिंबॉलिक टाइटल दैट प्रमोट्स यूनिटी बिटवीन अरेबिक एंड ज्यूइश पीपल। सीधी सी बात यही है कि भाई अगर इस तरीके का कोई नाम रख रहा है कि जो तीनों जिसको मानते हों, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि उनके बीच में यूनिटी है, सिमिलैरिटी है। तो ये जो 2021 में अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, तो उसमें इसका जब जिक्र किया गया था I2U2 का, तो उसमें ये बात की गई थी कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उस पर हम काम करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, तो इन सब के लिए हम काम करेंगे। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था एक इंटरनेशनल फोरम की तरह टू डिस्कस कॉमन एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, यानी कि म्यूचुअल इंटरेस्ट जिनमें है, यानी कि चारों के हित जहाँ पर टकराते हैं, यानी कि चारों का इंटरेस्ट जहाँ पर है। जैसे कि मान लो कि टेररिज्म है, तो टेररिज्म को तो सबने परेशान कर रखा है, तो उस पर बात होगी इसमें, और ट्रेड को डेवलप करने के लिए दोनों के बीच में बात होगी। इसके अलावा जहाँ पर भी बात हो सकती है वहाँ पर मिल के बात करेंगे। स्ट्रेंथन इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन रिस्पेक्टिव रीजन्स एंड बियॉन्ड।
तो वही जो अभी हमने डिस्कस किया। तो ये I2U2 जो है इसको वेस्ट एशियन क्वाड के रूप में भी जाना जाता है। क्वाड तो आप जानते होंगे, जो हमारे जापान है, इंडिया है, USA है और ऑस्ट्रेलिया है, इनको मिला के हमारा क्वाड बनता है। तो ये क्या है, ये वेस्ट एशियन क्वाड इसको बोला जा रहा है I2U2 को। तो इट हैज़ आइडेंटिफाइड 6 एरियाज ऑफ कॉपरेशन, कहाँ पर सहयोग किया जाएगा। तो पहला है वाटर में, यानी कि वाटर को इस तरीके से यूज़ किया जाए कि वो क्लाइमेट चेंज को निगेटिवली अफेक्ट ना करे। इसके अलावा दूसरा है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में सहयोग ट्रांसपोर्टेशन में, स्पेस में, हेल्थ में और फूड सिक्योरिटी में। तो इट इंटेंड्स टू मोबिलाइज प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एंड एक्सपर्टीज टू हेल्प मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर तो अब देखा जाए तो दुनिया में हर जगह पे अपना रोल अदा कर रहा है। तो यहाँ पर भी ये बात की जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें भी लाया जाए। अगर कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, चाहे वो वाटर को लेके हो, ट्रांसपोर्टेशन को लेके हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ पर किसको लेके आया जाए, प्राइवेट सेक्टर को लेके आया जाए। तो ये क्या है कि ये मॉडर्नाइज करने में इंफ्रास्ट्रक्चर को मदद करेगा। इसके अलावा लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवेज इंडस्ट्रीज में लाए जाएँ, इंप्रूव पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव किया जाए। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल इमर्जिंग एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट किया जाए, यानी कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज ऐसी जिनमें कार्बन एमिशन कम से कम हो, ऐसी तकनीक लाई जाए। अब इंडिया के लिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है I2U2 का, तो एक तो इंडियन ओशन को देखा जाए। आपको पता होगा कि इंडियन ओशन को चारों तरफ से चाइना भी घेर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के अगर हमारे कॉपरेशन होते हैं वो चाइना को काउंटर करने के लिए भी मदद करेगा। इसके अलावा सुएज कैनाल से सीधा इंडिया जब जुड़ेगा भूमध्य सागर के लिए, तो इंडियन ओशन, जैसे ये हमारा इस तरीके से मैप बना हुआ है, ये हमारा मैप है, ठीक है, ये यहाँ पर इंडिया है। तो यहाँ पर ये इंडियन ओशन है जो यहाँ सुएज कैनाल से सीधा जाके यहाँ पर भूमध्य सागर से मिल जाएगा। तो ये क्या है, इंडिया की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा, इंडिया की कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। सेकंड है यहाँ पर एक्सेस टू मार्केट, यानी कि मार्केट की भी एक्सेस मिलेगी इंडिया को, और जो अदर कंट्रीज हैं उनमें इंडिया में उनको मार्केट मिलेगा। तो इंडिया में जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होगा, क्योंकि प्रोडक्शन तो तभी होगा जब मार्केट होगा, वो चीज़ बिकेगी ज़्यादा। एंड आफ्टर द टाइज विद मिडिल ईस्ट, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो संबंध हैं वो भी बढ़ेंगे। मिडिल ईस्ट आपको पता होगा कहाँ पे है, जिसे हम पश्चिमी एशिया कहते हैं, वो अगर USA और यूरोप के हिसाब से देखा जाए तो वो मिडिल ईस्ट आ जाता है। सो इट विल हेल्प इंडिया टू डीपन इट्स टाइज विद द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट के साथ जो हमारे संबंध हैं वो भी बढ़ेंगे, विच सर्व्स इंडियाज एनर्जी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मिडिल ईस्ट से ही तो हमारा जो पेट्रोल, डीजल, ये सब वहीं से तो आता है, तो भाई ये भी इंडिया के लिए अच्छा होगा। इंडिया का डायस्पोरा भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस पर्पज़ से भी जो हमारे पास वहाँ से पैसा आता है, रेमिटेंस आता है, तो रेमिटेंस के हिसाब से भी ये पॉजिटिव होगा। सो इट विल एनहांस अपॉर्चुनिटी टू एक्सपांड टाइज विद द US एंड बियॉन्ड एशिया, तो वो सब आप जानते ही हैं। इसके बाद क्या है, उसके बाद स्ट्रेंथन ग्लोबल पोजीशन, यानी कि इंडिया की ग्लोबल पोजीशन को भी ये स्ट्रेंथन करेगा। इंडिया क्वाड का पहले से हिस्सा है, ब्रिक्स का इंडिया हिस्सा है, इसके अलावा जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका हिस्सा है। अगर वो ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशंस का, ऐसे एग्रीमेंट्स का अगर हिस्सा होता है इंडिया, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया की ग्लोबल पोजीशन है वो इंप्रूव होगी। इसके अलावा सिक्योरिटी की बात की जाए तो आपको पता होगा कि इंडियन ओशन रीजन में, स्पेशली इन अरेबियन सी, वहाँ पर पायरेसी का इशू बहुत ज़्यादा होता है, तो इलीगल स्मगलिंग वगैरह है, ये इशू होता है। तो अगर चारों देश सहयोग करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो इसको भी टैकल किया जा सकता है। इश्यूज़ दे रखे हैं, मुद्दे दे रखे हैं, तो मुद्दे में पहला है लैक ऑफ क्लियरिटी, यानी कि इसके स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या होंगे, रणनीतिक लक्ष्य क्या होंगे, ये क्लियर बिल्कुल नहीं बता रखा है। ऐसा लग रहा है कि ये ईरान के अगेंस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, तो ईरान और भारत के बीच में जो अच्छे संबंध हैं वो कहीं ना कहीं वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। दूसरा बता रखा है यहाँ पर एसिमेट्री अमॉन्ग मेंबर्स। एक तरफ देखा जाए इंडिया है और UAE है, तो वो USA की कंपैरिजन में, इजराइल की कंपैरिजन में डिफेंस के इस हिसाब से देखा जाए तो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं है, इतनी उनकी कैपेसिटी नहीं है, यानी कि वहाँ पर जितना डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी जितनी मॉडर्न एंड डेवलप्ड है, वो यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से क्या दोनों की जो ग्रुप्स हैं, यानी कि एक तरफ आप अगर इंडिया UAE को रख लें, दूसरी तरफ अगर आप USA और इजराइल को रख लें, तो इनके बीच में एक असिमेट्री देखने को मिलती है। उसके बाद कॉपरेशन की अगर बात की जाए तो कंट्रीज इन द I2U2 ग्रुप हैव कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशंस ऑन हाउ टू डील विद चाइना एंड रसिया। तो अपने इंडिया के कुछ अलग इश्यूज़ हैं चाइना को लेके, USA के अलग इशूज़ हैं। USA और रसिया के अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से दुश्मनी है, बट भारत का अगर देखा जाए तो भारत के रसिया के साथ हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। तो ये भी जो कॉपरेशन की बात है, तो इंडिया का स्टैंड अलग रहता है, USA का स्टैंड अलग रहता है, यानी कि चारों कंट्रीज़ का स्टैंड अलग रहता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी समस्या देखने को मिल सकती है। उसके बाद सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो USA स्पॉन्सर्ड एंड बैक्ड इजराइल अरब सिक्योरिटी डील वुड कॉम्प्लिकेट इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि भाई USA कहीं पर डील कर रहा है, UAE के साथ मिलकर डील कर रहा है, या कोई अदर कंट्रीज़ के साथ कर रहा है, तो इंडिया की जो स्वायत्तता है, इंडिया का भाई किसी का पक्ष नहीं लेता है। इंडिया को जो सही लगता है, जो उसके हित में है, उस चीज़ पे वो स्टैंड लेता है। लेकिन अगर इस तरीके के और अकॉर्ड में इंडिया अगर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं इससे इंडिया की जो ऑटोनॉमी है वो अफेक्ट हो सकती है। इसके बाद है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। सो द
internal conflicts in the Arab would may lead to the significant partners of India like Iran splitting from the former into another group। यानी कि ईरान जैसे ग्रुप हैं भारत के जिनके साथ अच्छे संबंध हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं और ईरान किसी अदर ग्रुप में जा सकता है। यानी कि दो ग्रुप बन सकते हैं, एक आपका चाइना पाकिस्तान रसिया और ईरान, और दूसरा बन सकता है आपका किसका, यूएसए यूएई इंडिया इजराइल। तो ये अगर ग्रुप बन जाते हैं तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और भारत जो है बहुत बुरी तरीके से नेगेटिवली अफेक्ट इससे हो। फॉरवर्ड में फर्स्ट पॉइंट है एड्रेसिंग बायलैटरल कंसर्न्स। यानी कि जो भी एक चारों देश हैं इनको क्या करना चाहिए कि जो अपने द्विपक्षीय मुद्दे हैं यानी कि बायलैटरल कंसर्न्स हैं, चिंताएं हैं, उनके बीच में जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको मैनेज करने की ज़रूरत है। और डिप्लोमेटिकली देखा जाए, अगर स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो फ्रेंडली रिलेशंस चारों के बीच में होने चाहिए। उसके बाद वे फॉरवर्ड में कॉपरेशन, कि जहाँ पे भी ज़रूरत हो, चाहे वो आपके मिडिल ईस्ट में हो, चाहे वो साउथ एशिया में हो, कहीं पर भी हो, सहयोग एक दूसरे का करना चाहिए। एंड आफ्टर दैट डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो जैसे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, पब्लिक हेल्थ का इशू है, तो इनमें क्या हो सकता है कि चारों मिलके एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। और जो वेस्ट एशिया है और जो और अदर पुअर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर उनका ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाया है, तो चारों वहाँ पर जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट मेंटेन पीस। भाई पीस मेंटेन करने के लिए, चाहे वो फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके हो, एनर्जी सिक्योरिटी को लेके हो, टेररिज्म को टैकल करना हो, तो चारों को आगे आना चाहिए। दिस न्यूज़ है तो एक अलग से मीटिंग हुई है, ट्राइलेटरल मीटिंग, यानी कि 3 देशों के बीच में, इंडिया, यूएई और फ्रांस। तो इनके बीच में जो मीटिंग हुई है उसमें क्या निकल के आया, तो इसका मीटिंग का जो ऑब्जेक्टिव था वो था एक्सप्लोर पोटेंशियल कॉपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो जो इंडो पैसिफिक रीजन आपको पता होगा, ये आपका अफ्रीका हो गया, ये इंडिया हो गया और यहाँ पे आपको पता है चाइना है और इस तरीके से यहाँ ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो आपका रीजन है ये पूरा इंडो पैसिफिक में आता है, यहाँ का रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन में किसकी कॉपरेशन की बात की गई है, सो इंक्लूडिंग इन मैरीटाइम सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। मैरीटाइम सिक्योरिटी में कॉपरेट किया जाएगा, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यानी कहीं पर अगर भूकंप आ जाता है, कोई भी आपदा विपदा आ जाती है तो उस टाइम पे वो मदद करेंगे जाके। और उसके बाद डिजास्टर रिलीफ जो अभी हमने बात की है। ब्लू इकोनॉमी में भी एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे। ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है जो मैरीटाइम रिसोर्सेज होते हैं उनकी मदद से जो पैसा मिलता है, जो इकोनॉमी डेवलप होती है, वो ब्लू इकोनॉमी के अंडर में आती है। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा, कॉपरेशन, अगर मल्टीलेटरल फ्लोरा और फोना की बात की जाए, एनर्जी की बात की जाए, फूड सिक्योरिटी की बात की जाए, स्टार्टअप्स को डेवलप करने की बात की जाए, तो वहाँ पर एक दूसरे की मदद की जाएगी। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इन तीनों की जो ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है इसका महत्व क्या है, तो महत्व है वूज द कॉपरेशन इन इंडो पैसिफिक अंडर द ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क, जो अभी हमने देखा है, कम्स एमिड इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कंसर्न ओवर चाइनाज इंक्रीजिंग मिलिट्री प्रेजेंस इन द रीजन। तो आपको पता होगा कि चाइना जो है वो साउथ चाइना सी और उससे नीचे यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन है, वहाँ पर अपनी जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके थ्रू वो क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया को एनक्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर अगर इतने बड़े बड़े देश यानी कि इंडिया, यूएई और फ्रांस जैसे देश अगर कॉपरेट करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और यहाँ पर अगर फोकस करते हैं इंडो पैसिफिक में, तो कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया भी सक्षम बन पाएगा। एडवांस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन और अरेबियन सी टू इंश्योर एनर्जी एंड रीजनल सिक्योरिटी। तो वही अभी हमने बात की कि जिससे क्या है कि जो रीजनल सिक्योरिटी है वो भी मजबूत होगी और इसके अलावा एनर्जी की, जैसे विंड एनर्जी है ओशन में बनाई जाती है, इसके अलावा पेट्रोलियम निकाला जाता है बॉम्बे हाई वगैरह से, तो एनर्जी सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं बेहतर होगी। तो ये सब इसके बारे में दे रखा है, एक बार आप रीड कर लेना, ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये वाला हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया, आई होप आपको समझ में आया। ये हमारा दूसरा टॉपिक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये अभी पिछले वाला जो जून वाली मैगजीन थी उसमें भी ये था, उसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हमने डिस्कस किया था। अब इसके बाद उतना ज़्यादा तो इसमें नहीं दे रखा है, बट इतना दे रखा है कि अगर आ जाता है तो, बट वैसे इससे शायद ही पूछा जाए क्वेश्चन, क्योंकि ये हर साल चर्चा में रहता है और कब तक इससे क्वेश्चन पूछेंगे। मान लो अगर आ जाता है तो फिर आप कैसे टैकल करेंगे, इतना मोर देन इनफ इसमें दे रखा है। तो अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान ने अभी क्या किया है कि उन्होंने डिसाइड किया है टू इन्वाइट इंटरेस्टेड थर्ड कंट्री टू ज्वाइन द CPEC प्रोजेक्ट। तो ये किसको, ये अफगानिस्तान में अपना प्रोजेक्ट एक्सपांड करना चाहते हैं। और आपको पता होगा कि इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो अफगानिस्तान के साथ अच्छे हैं और ये प्रोजेक्ट अगर अफगानिस्तान में बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। तो ये अभी चर्चा में इसलिए मुद्दा चल रहा है। तो अब CPEC प्रोजेक्ट के बारे में बता रखा है, तो सबको पता है 3000 किलोमीटर लंबा ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसमें रूट्स डेवलप किए जाएंगे, डिफरेंट मल्टी रूट्स डेवलप किए जाएंगे।
यहाँ पर मैप में आपको बहुत अच्छे से दिखा रखा है कि जो कासगढ़ है ये चाइना वाला एरिया है, जिनजियांग प्रोविंस है चाइना का, वहाँ से देखो, यहाँ से आपके लद्दाख वाले रीजन से, जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन से यहाँ से निकलते हुए कहाँ जा रहा है, ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट कर रहा है। तो इंडिया का कंसर्न इसी को लेकर कि भाई इंडिया के जो पाकिस्तान बोलता है कि वो उसका रीजन है POK वाला, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला, वो इंडिया बोलता है कि वो इंडिया का हिस्सा है, बट इंडिया की सॉवरेनिटी को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है कि चाइना ने इंडिया से पूछे बिना इससे ये रोड या रूट निकाल दिया, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के पक्ष में नहीं है। बैक इज अ पार्ट ऑफ चाइनाज मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। BRI प्रोजेक्ट है और उसका CPEC एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, आपको पता होगा। जो BRI है 2013 में लॉन्च हुआ था। ये साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका, यूरोप, तो इन सब रीजन को सी रूट और लैंड रूट के थ्रू जोड़ा जाएगा। सो इट विल पेव द वे फॉर चाइना टू एक्सेस द मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, और इंडिया जो चाइना की एक्सेस है वो अदर कंट्रीज़ में भी बढ़ेगी। और जो चाइना है वो डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में, इसके अलावा अदर कंट्रीज़ में, उनमें सहयोग करेगा। सहयोग तो कहने को है भाई, सहयोग कुछ नहीं करेगा, लोन देगा, और फिर लोन के जब जाल में फंस जाएंगे, वो इंटरेस्ट नहीं चुका पाएंगे, तो उनकी जो चीज़ें हैं वो लीज पे ले लेगा। श्रीलंका में हम देख चुके हैं हम्बनटोटा पोर्ट, हम्बनटोटा को उसने सहयोग किया बनाने में, बाद में हम्बनटोटा को 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया। तो इस तरीके की उसकी चाल रहती है, तो ये सबको पता है, कोई इससे अनभिज्ञ नहीं है। तो इंडियाज़ ऑब्जेक्शंस एंड एप्रीहेंशंस ओवर CPEC, तो इंडिया की क्या समस्याएं हैं इसको लेके। तो पहला, वायलेशन ऑफ इंडिया सॉवरेनिटी, लद्दाख कश्मीर वाले रीजन से वो निकल रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, उसको इसने वायलेट किया है। और इंडिया बोलता है कि जो POK वाला रीजन है वो इंडिया का है, पाकिस्तान का नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं तो गलत है ना, बिना पूछे आपने वहाँ से निकाल दिया। दूसरा क्या है कि परसेप्शन रिगार्डिंग चाइनाज मोटिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिकली एनसर्कलिंग इंडिया। अब ये इंडिया है, आपने देखा होगा कि जब मैप में जब आप ये कॉरिडोर के बारे में देखते हैं, तो ये जो मैरीटाइम रूट निकलता है, तो वो इस तरीके से पूरा इंडिया को घेर के निकल रहा है, ऊपर से इंडिया को घेर के निकल रहा है, तो इंडिया को तो घेरने की साजिश लग रही है ना एक तरीके से, तो इंडिया कहाँ से इसको सपोर्ट करेगा। थर्ड क्या, एप्रीहेंशंस अबाउट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी नहीं है भाई, अपनी इस पॉलिसी में इसने क्या नीति बना रखी है, क्या इसकी स्ट्रेटेजी है, क्या इसकी चाल है, भाई किसी को कुछ पता नहीं चलता। ये कहीं पर भी अपलोड नहीं करता, ये क्लियरली बताते नहीं है कि ये इसका भाई ऐसा है कि इतना इंटरेस्ट लगेगा, इतने साल में देना होगा, क्या क्या सबसे अलग अलग इंटरेस्ट लेता है, जहाँ पर जैसी बात बन जाए दाल गल जाए। तो ये ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, ये ओपेक है काफ़ी ज़्यादा पॉलिसी। इसके अलावा फाइनेंशियल वायबिलिटी की बात अगर की जाए, तो भाई अब देख रहे हो ना, हम्बनटोटा का देखा आपने, इसके अलावा ये ग्वादर को डेवलप कर रहा है, तो ग्वादर की को भी पाकिस्तान अगर बोले ना बोले, लेकिन ये तो सबको पता है कि ग्वादर भी कहीं ना कहीं चाइना उसको भी कब्जे में लेते जा रहा है और अपनी मिलिट्री वहाँ पे लगा रखी है। इसके अलावा दुनिया में कहीं पर भी अपने ये प्रोजेक्ट लगा रहा है, वो इकोनॉमिकली उस कंट्री के लिए वायबल नहीं है। इसके अलावा है पॉसिबल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस, दैट पार्ट्स ऑफ द रोड बिल्ट विद इन द प्रोजेक्ट कैन पोटेंशियली एक्ट एज अ ट्रांजिट पॉइंट फॉर इस्लामिक इंसर्जेंट्स सच एज द, अगर ये डेवलप हो जाता है वहाँ पे रोड इस तरीके से डेवलप हो रहा है, तो इस्लामिक इंसर्जेंट्स जो हैं, जैसे ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, इसके लोग हैं, और भी जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो लोग सीधे सीधे इन रूट्स के थ्रू आ सकते हैं, तो इंडिया की सिक्योरिटी भी इससे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। इंडियाज़ ओवरऑल अप्रोच टू चाइनाज BRI, यानी कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको लेके इंडिया की ओवरऑल अप्रोच क्या है। तो पहला है, इसमें है कि एक्टिव कॉपरेशन विद इट्स अदर इंटरनेशनल पार्टनर्स, चाहे वो USA हो, चाहे वो अफ्रीका हो, जापान हो, अदर कंट्रीज़ के साथ इंडिया कॉपरेट कर रहा है, और जो BRI है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया जो कुछ भी कर सकता है वो कर रहा है। जैसे कि क्वाड है, उसमें इंडिया ने, अभी हमने इससे पहले जो टॉपिक देखा था अपना I2U2 वाला, वो हो गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, जो जापान के सहयोग से इंडिया और जापान ने मिलकर उसको बनाया था, तो इस तरीके से इंडिया इसको काउंटर करने के लिए जो भी कर सकता है कर रहा है। दूसरा है काउंटरिंग चाइनाज मिलिट्री राइज, चाइना की जो मिलिट्री है वो बढ़ रही है, पूरे सब जगह फैल रही है, तो उसको भी कहीं ना कहीं कम करने की ज़रूरत है, उसके भी इन्फ्लुएंस को कम किया जाए, तो इंडिया इसके लिए भी काम कर रहा है। तो इंडिया हैज़ स्ट्रेंथेंड इट्स कॉपरेशन विद US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, आपको पता होगा क्वाड के थ्रू इंडिया ने ऐसा किया है। उसके बाद है रीजनल एंड सब रीजनल कॉपरेशन भी इंडिया ने किया है, जैसे कि BBIN है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, हालांकि इतना ये सफल नहीं है। उसके अलावा जो सागर इनिशिएटिव है इंडिया की, सुना होगा आपने, तो एक वो इनिशिएटिव है। तो इन सब में अगर देखा जाए तो इंडिया कहीं ना कहीं काम कर रहा है और चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है ना, तो जून मंथ का जो पूरा दे रखा है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, उसको आप देख सकते हैं। हालांकि ये भी मोर देन इनफ है, बट उसको भी आप देख सकते हैं अगर आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो। अब कंक्लूजन दे रखा है बाद में, भाई इंडिया का ये मानना रहता है कि जो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, उन्हीं के बेस पर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाना चाहिए। यानी कि अपने मन से कहीं पर भी कनेक्टिविटी नहीं कर रहे हो, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना, और इकोनॉमिकली अगर वो वायबल नहीं है, तो ये समस्याएं बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर इंडिया बोलता है कि
कुछ सिद्धांत लेके चलने चाहिए। अगर कनेक्टिविटी को आप डेवलप कर रहे हो तो पहला है ओपननेस, खुलापन होना चाहिए, दूसरा ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब चीज़ें जब वहाँ पर होंगी तो इक्वालिटी बढ़ेगी, सॉवरेनिटी, कोई भी कंट्री है उसकी सॉवरेनिटी वायलेट नहीं होगी, तो इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस भी बढ़ेगी, और इससे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौता बना रहेगा। सो आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे।